नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे कोरोना संक्रमण के दौरान बंदिशों से बदलाव की कहानी की। देश में कोरोना की स्थिति पर काबू पाने के लिए 24 मार्च 2020 को यानी आज से ठीक 2 साल पहले देश में पहली बार देशव्यापी लॉकडाउन लगाया गया था। तब भारत की जीडीपी नीचे पहुंच गई थी, सेंसेक्स साल के न्यूनतम स्तर पर चला गया था, बेरोजगारी व महंगाई अपने चरम पर थी, कारोबार ठप था और एक ही सवाल था कि आखिर इस हाल में देश कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन आज जब बीते 2 सालों का आकलन करते हैं तो स्थिति एक बड़े बदलाव के रूप में नजर आती है। कारण भारत ने 2 साल में उम्मीद से बेहतर रिकवरी हासिल की है। देश में 2 साल में 30% जीडीपी बढ़ी है और तमाम तरह के सुधार इसमें देखने को मिले हैं। किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने, सर्विस सेक्टर ने ग्रोथ हासिल की है, ये अपने में एक उपलब्धि की कहानी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादकीय निदेशक ए के भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम वित्त मंत्रालय के पूर्व सचिव अशोक कुमार झा जी से बात करेंगे। अशोक जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पीएचडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुख्य अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा जी। शर्मा जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। अगर मैं बात करूं शर्मा जी, उपलब्धियों की बात मैं करूं तो 2 साल में जिस तरह से भारत ने उपलब्धि हासिल की हैं, लॉकडाउन के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसकी वजह क्या है? देखिए, वजह तो सीधे तौर पे सरकार के रिफॉर्म्स हैं। जो सरकार ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की पिछले 2 साल में, जो रिफॉर्म्स पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 50 साल से जिन रिफॉर्म्स का इंतज़ार था, वो रिफॉर्म्स पिछले 2 साल में हुई। और अभी हम एग्रीकल्चर से लेके सॉफ्टवेयर तक, आईटी सेक्टर तक पूरी अच्छे तरीके से हमने शान किया है, जो कि रिफ्लेक्टेड है। हम खुद नहीं कह रहे, ग्लोबल मार्केट्स में हमारे एक्सपोर्ट्स हमें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वी आर कंपेटिटिव इन द इंटरनेशनल मार्केट। $400 बिलियन का लक्ष्य जो हमने रखा, उससे पहले अचीव किया। सर्विसेज सेक्टर में हम जो हमारा लक्ष्य है उसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये उपलब्धि है। जैसे मैंने इसी चैनल के माध्यम से 2 साल पहले बताया था कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भी एक आईटी सेक्टर है, उसमें इतना पोटेंशियल है कि उसमें हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, जो हमारे एक्सपोर्ट आज हमने $400 बिलियन के अचीव किए हैं, तो उसमें एग्री और फूड प्रोसेसिंग का बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिसको सरकार ने पिछले 2-3 वर्षों से बहुत अच्छे से फोकस किया है। सरकार की पॉलिसी के हम $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करेंगे आने वाले 5 वर्षों में, जो न्यू एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है। तो ये सभी जो पॉलिसी इन्वायरमेंट है उसने अच्छे से जो इकोनॉमी को गति दी है। जैसे आपने जीडीपी की बात की कि 30% बढ़ा। एक समय ये लग रहा था कि ये फ्री फॉल है, पता नहीं कहाँ पे जाके हमारा जीडीपी स्टैंड करेगा। लेकिन हमारी जो रिकवरी थी, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे फास्टेस्ट रिकवरी थी कि हमने एक क्वार्टर में हमने देखा कि हम 24% डिसलीरेट कर रहे हैं। उसके अगले क्वार्टर में हमने देखा कि हम खाली 1.5% तक ही नेगेटिव रह गए हैं। उसके अगले क्वार्टर में हम पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में चले गए। और जो आज हमारा ग्रोथ है, that is highest in the advanced, emerging and developing economies. Now we are once again the fastest moving economy in the world economic system. जी बिल्कुल। अशोक जी, अगर मैं आपसे समझना चाहूं, बात जीडीपी के करूं, क्योंकि कई बार इसको लेकर सवाल उठता है कि जीडीपी की जो दर है वो बहुत नीचे चली गई। तमाम तरह के सवाल विपक्ष के द्वारा भी उठाए जाते हैं, तमाम लोगों के द्वारा उठाए जाते हैं। लेकिन जो 2 साल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, 30% जीडीपी की ग्रोथ में एक तरह से हमने ग्रोथ देखी है जीडीपी में। इस बदलाव की वजह क्या है? प्रगति तो हुई है 2 साल में, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 साल पहले हमारा जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली डी ग्रोथ हुआ था। पहले तो -6.6% हुआ था डी ग्रोथ। तो उससे हम निकल के अब हम पॉजिटिव ग्रोथ पे आए हैं। ये खुशी की बात है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम वी वेर एट वन स्टेज दी इकोनॉमी, लार्ज इकोनॉमी में से जो सबसे कम हमारा ग्रोथ हुआ था जीडीपी में उस साल, पहली साल जब कोविड-19 आया था। इसमें अगर आप देखें उस साल तो 2021 में बड़े इकोनॉमीज में जैसे यूएसए का जो ग्रोथ था उस साल वो 3.4% ऐसे कुछ था, माइनस। चाइना का ऑफ कोर्स प्लस था, +2% जी। लेकिन हमारे आसपास के जो देश थे, जैसे बांग्लादेश का पॉजिटिव ग्रोथ था, पाकिस्तान का
0.9% था और हमारा -6.6% था। तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो डी ग्रोथ हुआ था उस साल, वो सबसे ज़्यादा हुआ था। तो ये खुशी की बात है कि वो डी ग्रोथ से हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जी। लेकिन अगर आप इस साल का जीडीपी ग्रोथ देखें तो इस साल हम फर्स्ट क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ था करीब 20%, सेकेंड क्वार्टर का था करीब 8.5%, तीसरा क्वार्टर का था 5.4%, अब चौथा क्वार्टर का तो एक्सपेक्टेशन है कि शायद 5 या 6% हो जाए। जी। लेकिन अब इसमें होगा कि नहीं, कि ओवरऑल ग्रोथ इस साल का जो भी पहले तो बजट में प्रोजेक्शन हुआ था करीब 9.4% का, तो इकोनॉमिक सर्वे में, लेकिन ये होगा या ना होगा इसको तो अभी 15-20 दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि जीडीपी ग्रोथ जो हुआ है ये भी पूरा यूनिफॉर्म नहीं हुआ है। कुछ लोग जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस थे उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है अभी भी, और जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं दे हैव ग्रोन वेरी वेल। जी। तो ये सारा समस्या लेने के मेरा कहने का मतलब ये है कि वी शुड नॉट गेट टू ऑप्टिमिस्टिक और कैरिड अवे कि हमने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हमारा बेस इफेक्ट जो है वो हमें अच्छा नंबर्स दिखा रहे हैं अभी। जी, ठीक है, ठीक है। अशोक भट्टाचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, जिस तरफ अशोक झा जी इशारा कर रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं, बात चाहे सर्विस सेक्टर की करूं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की करूं, हर जगह ग्रोथ देखने को मिली है, एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है, सकारात्मक रूप से देश आगे बढ़ा है। अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से मैं कहूं, एक बड़ी उपलब्धि, देश में पहली बार निर्यात $400 अरब के पार चला गया है। आप कैसे देखती हैं इस बदलाव को? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि रिकवरी हुई है जी। पर जो झा साहब कह रहे थे वो कह रहे थे कि ये रिकवरी किस बेस के ऊपर हुई है। जी, जो यही मैं जानना चाहता हूं। बहुत ही नीचे चला गया था, जो कंट्रैक्शन में चला गया था, उसके बाद जो रिकवरी होती है वो रिकवरी तो होती है पर वो स्टैटिस्टिकल रिकवरी होती है। क्योंकि अगर हम आज की अब जीडीपी साइज देखें, वो जीडीपी की जो साइज जो है, जो आयतन जो है जीडीपी की, भारतीय अर्थनीति की जो आयतन जो है, वो करीबन जो 2 साल पहले की जो आयतन थी उसके बराबर ही है, थोड़ा सा वृद्धि हुई है। तो हमें ये इसको रिकॉग्नाइज करना है कि जो रिकवरी जो हुई है वो एक लो बेस के ऊपर हुई है। तो मान लीजिए जो बेस में 2 साल पहले काम चल रहा था, अब उसी बेस में करीबन हम आ चुके हैं। पर हम आ चुके हैं, ये रिकवरी है, ये माननी पड़ेगी। पर झा साहब जो कह रहे थे कि इसके ऊपर कोई ज्यादा हम कोई जिसे कहते हैं आस्फालन दिखाना कि हमने बहुत कुछ कर लिया, ये करना मैं समझता हूं कि ये इस वक्त शायद हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि हम कोरोना से के चपेट से बाहर आए हैं, ये एक अनुमान लगा रहे हैं हम। पर हमें ये अभी पूरी तरह से अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कोरोना से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं जी। क्योंकि विश्व में अगर आप देखें, कोरोना का जो प्रकोप अभी गया नहीं है। अगर कोरिया में देखें, जर्मनी में देखें, अमेरिका का जो लेटेस्ट नंबर जो आ रहे हैं, वो कोरोना का प्रकोप गया नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोरोना से हमें छुटकारा मिल गया। इसके ऊपर अगर हम बहुत ज्यादा एक आनंद करें, कॉन्फिडेंट करें, ये हमें बोलना चाहिए हमने अच्छा काम किया है, वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छा था जी। पर मान लीजिए जो प्रिकॉशन डोज जो है, बूस्टर डोज जो है, अब विश्व में अब 3rd डोज की बात चल रही है, 4th डोज की बात चल रही है। तो हमें एक प्रिकॉशन एक बरतना है, क्योंकि अगर हम कोरोना से पूरी तरह बाहर आएंगे और इन्फ्लेशन जो मुद्रास्फीति का जो डर है वो पूरी तरह से हमारे सामने है, यूक्रेन और रशिया के जो मुठभेड़ से जो क्रूड ऑयल की दाम बढ़ी है $70 बैरल से अब $100 बैरल, वो करीबन 56% ज्यादा हो गया है। अब दामें थोड़ी बहुत बढ़ी हैं
अब और भी दामें बढ़ानी होगी, जी। तो इन्फ्लेशन का जो एक ग्लोबल एक जो इम्पैक्ट होगा, हमारे देश में जो इम्पैक्ट होगा, जाहिर तो सी मैं बात है। समझता हूं कि रिकवरी हुई है, पर हमारी चैलेंजेस जो है जी वो भी बढ़ गई। जी, बिल्कुल बिल्कुल अशोक इन्फ्लेशन एक चैलेंज है, जी। किस तरह से। जी अशोक भट्टाचार्य जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से वैश्विक स्तर पे चुनौतियां हैं, चाहे वो कोरोना संक्रमण के काल की हो या इस समय रूस और यूक्रेन की स्थिति जो बनी हुई है उसको लेकर हो, वो अपनी जगह है। लेकिन शर्मा जी, 2 साल में देश ने जिस तरह से बदलाव किया है, बात बेरोजगारी की बहुत होती है, मैं बेरोजगारी के आंकड़े भी आपको बताता हूं और मैं बता दूंगा आपको, हम ये बात कर रहे हैं बीते 2 सालों की, जब देश में लॉकडाउन लगाया गया पहली बार, और आज जब मैं बात कर रहा हूं तो करीब 2 साल उस स्थिति को हो गए हैं। इसमें बेरोजगारी में 3 गुना कमी आई है, देश में बेरोजगारी की दर कम हुई है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, अप्रैल 2020 में 23% थी बेरोजगारी की दर, और आज अगर हम फरवरी 2022 की बात करें तो 8.1% के स्तर पे बेरोजगारी है। शर्मा जी, नो डाउट बेरोजगारी एक समस्या है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि देश में जो बेरोजगारी की समस्या है बीते 2 सालों में, उस पर कुछ अंकुश लगा है, सफलता मिली है। जी बिल्कुल जी। मैं बताना चाहूँगा कि पहले जो अशोक भट्टाचार्य जी ने बताया कि जैसे बेस इफ़ेक्ट है, बेस इफ़ेक्ट की वजह से भी हम काफ़ी अच्छे से उभरे हैं, वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर नेगेटिव बेस इफ़ेक्ट हो तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगले साल हम पॉजिटिव ग्रो कर पाएंगे। वो तभी हो पाता है जब हम अच्छी दृष्टि से, अच्छे वातावरण से, अच्छी पॉलिसी इन्वायरमेंट से चलते हैं। इकोनॉमीज़ कई बार एक नेगेटिव ग्रोथ रेट करके भी अगले साल भी नेगेटिव ग्रोथ रेट कर सकती हैं अगर उनको अच्छी पॉलिसी सपोर्ट ना हो। ऐसा देखा गया है एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में भी। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से बेरोजगारी के ऊपर जो आपने बोला कि डिसिलरेट कर रही थी, फ्री फॉल था, उसमें भी 23% तक हम चले गए, उसमें वापस तेजी आई है। तो मैं एक इंडस्ट्री बॉडी में चीफ इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं बताना चाहूँगा कि जो डिमांड है, जो एम्प्लॉयमेंट का डिमांड है, बहुत इंक्रीज़ हुआ है पीछे, खास करके पीछे 6 महीनों में। जी। वापस जब से ये लॉकडाउन्स हटने शुरू हुए हैं, चाहे वो थर्ड वेव में वापस हिट किया था, लेकिन जो डिमांड फॉर एम्प्लॉयमेंट है जो कंपनीज़ की तरफ से, वो काफ़ी इंक्रीज़ हुई है। अभी टैलेंट की भी थोड़ी स्केर्सिटी है, लोग अभी मिल नहीं रहे हैं, ऐसा देखने में आया है। तो ये नंबर जो है ये सही दिशा में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आने वाले टाइम में जो रोजगार के संसाधन, नहीं तो $400 बिलियन का एक्सपोर्ट हम कैसे, अपने आप ही तो नहीं हुआ, किसी ने तो बनाया है, तो उसके लिए रोजगार तो पैदा हुआ है। और अगर हम सीधे तौर पे 300 बिलियन कम से $290 बिलियन से हम 400 बिलियन तक जा रहे हैं, $110 बिलियन का हमने इजाफा किया, तो उसके लिए जो वर्कफोर्स लगा है वो भी उसी की वजह से आगे बढ़ा है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से हम आगे और बढ़ेंगे तो रोजगार के संसाधन मेरे ख्याल से भरपूर हैं जो क्रिएट हो सकते हैं, अगर हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ इन जो रिफॉर्म्स जो सरकार ने की हैं उनको ग्राउंडेड करें और उनको इम्प्लीमेंट करें ग्राउंड लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिफॉर्म्स ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, वो मैं बताना चाहूँगा कि उनमें अभी बहुत काम होना बाकी है। सरकार ने जो रिफॉर्म्स की हैं वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होने चाहिए। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं कि 142 से हम 63 पे आ गए हैं, वो बहुत बिल्कुल सही है, हम बहुत ही बढ़िया मैक्रो लेवल पे ग्लोबल चार्ट्स में अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, खास करके एमएसएमई सेक्टर के लिए अभी बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जिनको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ग्राउंड लेवल पे चाहिए। जी अशोक झा जी, अगर मैं बात एक और उपलब्धि की करूं तो जो डिजिटल पेमेंट है वो भी हमारे देश में कई गुना बढ़ा है, 4 गुना बढ़ा है। ये इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं? नो डाउट चुनौतियां तमाम देश के सामने रही कोरोना संक्रमण के कारण, आर्थिक मोर्चे पे भी तमाम चुनौती रही हैं और आज भी हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले 2 साल में जो बड़े बदलाव हमें दिख रहे हैं वो उसे मानना पड़ेगा। इस बदलाव की वजह आप कैसे समझ रहे हैं कि डिजिटल पेमेंट में 4 गुना की बढ़ोतरी? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि डिजिटल पेमेंट सब बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसका वजह तो 2 है। एक वजह तो ये है कि लोग ये कोविड-19 के वजह से लोग पर्सनली कहीं नहीं जाके पेमेंट कर सकते जी। तो वो घर में बैठ के डिजिटल पेमेंट के द्वारा वो अपना काम चला रहे थे। और दूसरी बात ये भी है कि धीरे धीरे हमारा देश में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है जी। और इस वजह से भी डिजिटल पेमेंट्स का इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैं 1-2 चीज़ और कहना चाहता हूँ, जी। जो कि अभी एक्सपोर्ट्स के बारे में जो बात हुई, जी।
अब ये सही है कि हमारा एक्सपोर्ट इस साल $400 बिलियन से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि 2013-14 में देश का एक्सपोर्ट्स था करीब $314 बिलियन। तो अगर वहाँ से अगर आप सीधा अगर ये देखें कि रेट ऑफ ग्रोथ पर ईयर कितना हुआ है, तो करीब 4% पर रेट ऑफ ग्रोथ पिछले 7 साल में हुआ है। तो ये उतनी अच्छी ग्रोथ रेट नहीं है। वैसे तो मैं मानता हूँ कि 300 या 310 बिलियन से 400 जाना बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, लेकिन दूसरी इसमें ये भी देखना है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट्स कैसे हुआ 221 में। जी, UNCTAD का जो अभी डॉक्यूमेंट निकला था रिसेंटली, उसके हिसाब उसमें ये लिखा है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट ग्रोथ 2021 में 25% ग्रोथ हुआ 2020 के ऊपर। तो यानी कि ग्लोबली एक्सपोर्ट्स आल्सो हैव डन वेरी वेल, और हमारा भी अच्छा ये इसमें प्रोग्रेस रहा, ये भी खुशी की बात है। जी, और इसमें जो अब अगर आप देखें 6-7 साल पहले इंडियाज एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो वो करीब 24.8% था, यानी कि करीब 25% था। अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं। अभी हम उसको काफी स्लाइड हो गया है, हमें वहां तक पहुंचने में भी अभी समय लगेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर जैसे कि सरकार ने कुछ स्टेप्स अभी लिए हैं रिसेंटली, जैसे ये PLI स्कीम्स वगैरह हैं, इससे हो सकता है कि फिर हम कम से कम 25% टू जीडीपी एक्सपोर्ट ग्रोथ हो सकता है। जी, जी। अशोक भट्टेजा जी, PLI स्कीम की बात की अभी अशोक झा जी ने। अगर मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं तो 9 गुने से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2 गुने से ज़्यादा की हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये एक बड़े बदलाव हमें 2 साल में देखने को मिल रहे हैं कोरोना संक्रमण की चुनौती के बावजूद। जिस स्कीम का जिक्र अशोक झा जी ने किया, इस स्कीम की योजना का आप कैसे आकलन करेंगे? कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इसकी अर्थव्यवस्था को संभालने में? देखिए, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो एक स्पेसिफिक सेक्टर के लिए स्कीम है, और उसका जो एक्चुअल जो आउटकम जो है, रिजल्ट जो है, वो अगले 5 साल में हमें दिखेगा। जी, जो अप्रोच जो हमने देखा है इसमें कि आप एक स्पेसिफिक सेक्टर को इंसेंटिव देकर उसको आप ज्यादा एक्सपोर्ट, ज्यादा प्रोडक्शन करवाने की सोच रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि एक जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जो हैं, जिसमें मान लीजिए जैसे सेमीकंडक्टर्स हुआ या इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हुआ, अगर स्ट्रैटेजिक सेक्टर में जिसमें हम अपनी एक क्षमता को पूरी तरह से उभारने की कोशिश करेंगे, तो उसमें मैं समझता हूं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। पर अगर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अगर हर सेक्टर में इसको कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि उसमें जो एक नॉन डिस्क्रिशनरी पॉलिसी रेजिम से हम ज्यादा ग्रोथ की सोचेंगे, तो वो शायद हमें मीडियम टर्म में काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि हम इसको लिमिटेड तरीके से स्ट्रैटेजिक सेक्टर की तरफ ही हम इसका इस्तेमाल करें। जी, आपने एक बात की डिजिटल पेमेंट्स की जी, बात, जी, मैं ये मानता हूं कि डिजिटल पेमेंट्स की जो सक्सेस रही है, वो एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा है, और उसका मैं समझता हूं कि एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन किया गया है, जो NPCI के जरिए, मैं ये समझता हूं कि ये इसका एक बहुत बड़ा एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी रहेगा, क्योंकि हमें ये देखना है कि किस तरह से जो बिजनेसेस अपनी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी उसका पूरी तरह से फायदा उठाए। और दूसरा चीज जो हमने देखा पिछले 2 सालों में, वो है हमें स्टार्टअप इको स्पेस का। स्टार्टअप स्पेस में हमने देखा कि बहुत ज्यादा एक्टिविटी हमें देखने को मिला। मैं समझता हूं कि जिस तरह से स्टार्टअप्स हमारे देश में यूनिकॉर्न बन गए इस कोविड के दौरान, ये भी एक बहुत बड़ी सराहनीय बात है, क्योंकि ग्रोथ
जैसे मैंने कहा कि ये रिकवरी है और लो बेस इफेक्ट की रिकवरी है, पर डिजिटल पेमेंट और जो स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो हुआ है, मैं समझता हूं कि ये दोनों चीज एक कोविड के दौरान ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एक डेवलपमेंट मैं मानता हूं हुआ है। नौकरी के बारे में इसका सोल्यूशन इन्होंने नाइदर डिजिटल पेमेंट नॉर आपका पीएलआर नॉर आपका जो स्टार्टअप नौकरी के बारे में उतना जो चैलेंज जो है वो एड्रेस नहीं कर सकेगा अभी तक, क्योंकि ये स्टार्टअप स्पेस ऐसी जगहों में काम करता है जहां पे ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर, एजुकेशन, एजुकेटेड स्किल्ड मैन पावर की जरूरत ज्यादा होती है। पर हमारे देश में जो करीबन 20% जो लोग जो हैं वो इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं जी, बिल्कुल। अर्बन की तरफ, अर्बन अनऑर्गेनाइज्ड है। उनकी जो नौकरी की समस्या है वो मैं समझता हूँ अभी भी ज्यादा काफी संगीन अवस्था है। उसको हमें और भी एड्रेस करना है, देखना है किस तरह से जो स्टेप्स लिया जाए। और तीसरी बात, जो अंतिम बात जो मैं कहूंगा कि सरकार का जो रिस्पॉन्स सिर्फ हमें पीएलआई स्कीम या डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर जो काम करना इसमें नहीं देखना चाहिए। सरकार का जो इनिशिएटिव रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक नया जो उन्होंने जोश लाए हैं, जो कैपेक्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया है, मैं समझता हूँ इसकी एक दीर्घकालीन एक सुविधा या बेनिफिट्स इकोनॉमी को मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। शर्मा जी, लेकिन जब हम बात उपलब्धियों की कर रहे हैं, जाहिर तौर पे कि देश की अर्थव्यवस्था को अगर हम आकलन करते हैं तो उसमें तमाम उपलब्धियां हमें नज़र आती हैं, चाहे सर्विस सेक्टर की बात हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो, स्टार्टअप की बात हो या और दूसरी क्षेत्रों की बात हो, एक अच्छा हमें निर्यात की बात हो, एक अच्छा हमें बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन महंगाई का सवाल रह रहकर उठता है। उसके चाहे अंतर्राष्ट्रीय कारण हो, कोरोना के चलते पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई, अब रूस और यूक्रेन का जो जंग है उसका भी असर दुनिया पे पड़ रहा है, तो महंगाई को लेकर जो सवाल उठते हैं इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हालांकि खुदरा महंगाई में राहत मिली है। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हमने बेस इफेक्ट डिस्कस किया ग्रोथ में, वैसे ही बेस इफेक्ट इन्फ्लेशन में भी एग्जिस्ट करता है। जी, अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर इन्फ्लेशन जो था ज़्यादातर टाइम में नेगेटिव में रहा था, जिसकी वजह से इस साल WPI में खास करके जो उछाल आया और जो इंटरनेशनल कमोडिटी मार्केट्स ने सपोर्ट किया, जो इन्फ्लेशन को स्टोक किया इतने हाई प्राइसेस पे, 70-80% की वृद्धि बहुत सारे कमोडिटीज़ में है इंटरनेशनल मार्केट में, जो बेस कमोडिटीज़ हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इंक्रीज़ हुई और इन्फ्लेशन आगे डबल डिजिट में WPI इन्फ्लेशन जो है काफ़ी समय से रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अगर ये शांति हो जाती है, यूक्रेन और रशिया में कुछ शांति वार्ता आती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम 2-3 महीने में एड्रेस हो जाएगा, क्योंकि बेस इफेक्ट जो है वो अब उसका जो इफेक्ट है वो अब नलीफाई होना शुरू हो जाएगा, डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि इन्फ्लेशन वापस अपने ट्राजेक्टरी में 2-3 महीने के बाद आ सकता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस इसी तरीके से बढ़ते चले गए, जैसे अभी पिछले एक वीक में ही मेरे ख्याल से 13-14% का उछाल आया है, तो अगर ये और बढ़ते हैं जिनका कोई लिमिट नहीं है, अगर वॉर आगे एस्केलेट करती है तो क्रूड प्राइसेस कहीं पे भी जा सकता है, ऐसी धारणाएं हैं और स्पेकुलेशन है बहुत ज़्यादा, तो उससे इन्फ्लेशन के ऊपर और ख़राब असर हो सकता है। लेकिन हमें जिस तरीके से एडवांस्ड इकोनॉमीज़ अपने जो स्टिमुलस है, जो पॉलिसी रेट्स को टेपर कर रही हैं, हम शायद उस चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम अपना इकॉनमी को देखेंगे, हमारी इकॉनमी जो है उसमें इनफॉर्मल सेक्टर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, तो हम शायद ग्रोथ को और स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ और समय देंगे, इन्फ्लेशन को थोड़ा टॉलरेट करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। जी बिल्कुल। और अगर 2 साल में हम इन उपलब्धियों की बात अगर कर रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जिस तरह से देश ने संयम के साथ, एकजुटता के साथ कोरोना संक्रमण का मुकाबला किया और वैक्सीनेशन में देश में 182 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, ये एक अपने में बड़ा रिकॉर्ड बना। इसने भी एक बहुत पॉजिटिव, एक सकारात्मक भूमिका देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में निभाई है। शर्मा जी, अशोक भट्टाचार्य जी, आपने हमसे बात की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।